हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल NSP प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम 10th क्लास से रिलेटिव कुछ ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे जो आगामी 17 फरवरी से जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसमें जो प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड कराएंगे उसमें संभावित प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यदि आपका मैथ कमजोर से भी कमजोर है तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसको देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर और इस तरह से आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। फिलहाल कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जैसे आपसे पूछा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। और एक और बात, आज हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को कंप्रोमाइज करते हुए इस सीमित समय में हम आप लोगों को पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को आज से शुरुआत कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों तक लगातार जारी होगा जब तक आपका मैथ का एग्जाम खत्म नहीं होता है, तब तक ये वीडियो जारी होगा। आप निश्चित तौर पर आप मैथ में एकदम कमजोर से कमजोर है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है, बहुत ही फेमस सूत्र है, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, कहीं कहीं आपको मिलेगा X बराबर PQ प्लस R, जिसमें आप जानते हैं A को क्या बोलते हैं, भाज्य, B को बोलते हैं भाजक, Q को बोलते हैं भागफल और R को बोलते हैं शेषफल। उसी तरह से इसमें भी है, प्रोसेस सेम है। जैसे आपसे पूछा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होती है, उसका व्यंजक आपसे पूछा जाए तो यही होगा, इसका यह व्यंजक हुआ, व्यंजक। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हुआ आपका कि यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई सवाल पूछा जाएगा ऑप्शन में तो इसका व्यंजक पूछेगा। और इस व्यंजक पर भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हम दिखाते हैं। चलिए इसके बाद हम आप नोट करते चलिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे और वह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जैसे कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि A बराबर 100 तथा B बराबर 8 तो Q और R होगा। देखिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें A आपको 100 दिया हुआ है, B 8 दिया हुआ है, तो इसमें Q का मान और R का मान आपसे पूछा जाएगा कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चलिए हम विदाउट ऑप्शन से इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो मान दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे A बराबर दिया है 100, B बराबर दिया है 8 और जहां तक आपको Q का मान निकाल देना है और R का मान निकाल देना है। बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं एक सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, इसके BQ प्लस R, जिसमें A का मान दिया हुआ है 100, यहाँ 100 है, परीक्षा में आपका कुछ भी रह सकता है, यहाँ 100 डाल दिए। अब B यहाँ B दिया हुआ है 8 और गुना Q का मान नहीं दिया है तो थोड़ा डॉट डॉट कर दीजिए। अब प्लस R का मान भी नहीं दिया है तो डॉट डॉट कर दीजिए।
तो 8 में आपको कितना से गुना करें और कितना जोड़े ताकि 100 बन जाए, आपको यही डिसाइड करना है। तो 8 के पहाड़ा पर ही लास्ट तक, जब तक 100 से ऊपर नहीं जाता है, 100 अगर 8 के पहाड़ा में 100 चल आएगा तो जय मर्तबे आएगा, उतना मर्तबे आपको यहाँ लिख देना है। हालांकि 8 के पहाड़ा पढ़िएगा, 8 दहिया 80, 10 तक पढ़ेंगे तो 8 दहिया 80 100 है, 8 दहिया 80, 10 मर्तबे तो नहीं होगा। 11 8 के पारा 11 तक पढ़िए, 8 के पारा तक 12 तक पढ़िए, तो 12 8 96 होता है। यहाँ पर देखिए 12 8 96, 4 को कम है 100 से, तो यहाँ पर 4 हम कर सकते हैं। तो 12 8 96 और 4 100 हो गया। तो यहाँ पर फाइनली इसका रिजल्ट Q का मान 12 होगा और R का मान 4 होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस टाइप का भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अब तीसरे नंबर में, यदि अगर आपसे यूक्लिड विभाजन से एक सूत्र आपको दिया हुआ रहेगा, A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R दिया हुआ रहेगा, जिसमें R के संबंध में आपको सत्यता की जांच करना होगा। इसका मतलब हुआ कि इस तरह से कुछ फॉर्मूला आपको अपडेट रहेगा और R के संबंध में 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको बताना है कि R के संबंध में कौन सा ऑप्शन आपका सुटेबल होगा और सही होगा। आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम R के बारे में बात करें। अगर आपसे पूछे कि R यहाँ क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? R का मतलब होता है शेषफल। यहाँ R को हम लोग शेषफल के रूप में सूचित करते हैं। तो जैसे हम कोई भी भागा को देते हैं तो उसमें जो शेषफल आता है, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं। यहाँ पर हम भागा दे रहे हैं 5 से, किस में? 10 से। तो जब शेषफल आएगा तो निश्चित तौर पर 5 से कम आएगा। 5 से कम यानी कि 4 आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो इस तरह से शेषफल जो भी आएगा, जितना से भागा देते हैं उतना से कम होता है, जितना से भागा देते हैं उतना से कम। तो आइए यहाँ पर हम एक सांकेतिक मान लिखते हैं। यहाँ पर होगा आपका बीच में A रहता है, इधर B रहता है, इधर Q नीचे आता है, उसको R कहते हैं। B का मतलब जिससे भागा देते हैं, A का मतलब जिसमें भागा लगाते हैं, और Q का मतलब जितना भागफल आता है और जितना कट करके शेषफल आता है उसको हम लोग R से सूचित करते हैं। तो फाइनली आपको R के संबंध में आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पर अभी आप डिस्कस किए हैं कि जो जितना से भागा देते हैं उतना से कम आता है आपका शेषफल। तो R का मान किससे कम होगा? भाजक से, यानी कि B से। तो B से आपका कम होगा, सॉरी B से आपका कम होगा R का मान। उसके बाद लेकिन 0 से आपका 12 होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यही आपका संबंध है R के संबंध। तो एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। जैसे यूक्लिड प्रश्न आपका रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एक व्यंजक दिया हुआ रहेगा A बराबर, यहाँ पर मिट गया, A बराबर BQ प्लस R, जिसमें R के संबंध में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इस ये वाला ऑप्शन जब भी देख लीजिएगा तो आप इसी को सही मानिएगा, क्योंकि यहाँ R का मान भाजक से छोटा है, भाजक छोटा है यानी कि भाजक बड़ा है, भाजक बड़ा होगा लेकिन शेषफल छोटा होगा। या फिर शेषफल का मान, R का मतलब शेषफल होता है, शेषफल का मान 0 के बराबर होगा, यहाँ बराबर होगा, चाहे 0 से
0 से बड़ा होगा, जिधर वो घूमता है उधर बड़ा होता है, या शेषफल का मान 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा यानी कि भाजक 12 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो आप इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसको HCF और LCM में खास करके दिक्कत होती है। आइए हम एक ऐसे क्वेश्चन पर बात करते हैं, यदि उस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो मेरा एक दावा है कि आप HCF और LCM में गलत नहीं कर पाइएगा। निश्चित तौर पर आइए एक क्वेश्चन पर हम बात करते हैं जिसमें आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। यहाँ 20, 30 और 40 का HCF और LCM निकालना है। 20, 30, 40 का HCF और LCM। दोस्तों, HCF और LCM दो तरीका से निकलता है, जिसमें फर्स्ट तरीका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कोशिश कीजिएगा HCF और LCM यदि दोनों को हटा निकालने के लिए तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा। तो सबसे पहले हम विधि का नाम लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आप जानते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, 20, 30, 40, 20, 30, 40। उसके बाद सबको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज जब भी कीजिएगा एकदम छोटा छोटा अंक होना चाहिए। जैसे 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 आएगा, 2 दूनी 4, 4 5 20। 30 को तोड़िएगा तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 गुने 2 2 गुने 3 गुने 5, 2 किया 6, 6 25 ठीक है, 2 किया 6, 6 25। 40 को जैसे आप तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो आइए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा HCF। आप कोशिश कीजिएगा पहले HCF निकालिएगा। यहाँ पर हम HCF निकालते हैं। HCF के लिए नियम है, यदि कोई 3 अंक वाला है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई 3 अंक वाला है तो तीनों में कोई संख्या शामिल होती है उसको आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ 2 2 2 देख रहे हैं, ये तीनों में शामिल है। तो सुविधा के लिए हम लोग घेरा लगाते हैं, तो तीनों 2 के साथ ये पहले ये को 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 यहाँ है पर 2 इसमें नहीं है, अब 2 की काम खत्म हो गई। जब भी एक में से छट गया तो 2 पर बातें नहीं कीजिएगा HCF में, LCM में आइए। सॉरी, अभी भी देखिए 5 5 5, यहाँ 5 5 मिल गया तो तीनों में 5 शामिल है, तो इसको भी सुविधा के लिए घेरा लगा के तीनों 5 के साथ में एगो 5 लिख देंगे। तो फाइनली HCF का रिजल्ट यही हो गया, 5 2 5 10। अब आपको चाहिए LCM, तो नीचे लिख दीजिए LCM। LCM के लिए तरीका वही है, पहले जो संख्या तीनों में मिलता है तीनों में लिखिए, और जो संख्या दोनों 2 में मिल जाएगा वो भी संख्या इसमें लिखा जाता है। तो 2 मिल गया है, 5 मिल गया, तो 2 5 तक इसमें भी लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसको हम लोग सुविधा के लिए घेरा लगा सकते हैं और दोनों 2 के साथ एक 2 हम कर सकते हैं। अब बात बाकी इस 3 का और इस 2 का जोड़ा नहीं लगा, अब इसको आपस में मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूनी 6, इसमें 6 भी लिखा जाएगा। अब फाइनली इसको गुना कीजिए, 2 5 10, 10 दूना 20, अब 20 6 दूनी 12, 120 होता है, 20 6 20 से यही आपका फाइनली LCM का रिजल्ट होगा। तो इस तरह से आप HCF और LCM निकालिएगा। HCF के लिए एक बार फिर हम डिफिनेशन देना चाहते हैं कि यदि कोई 3 अंक वाला संख्या है या 4 अंक वाला संख्या है, 3 अंक वाला है तो तीनों में शामिल होना चाहिए, 4 अंक वाला है तो चारों में शामिल होना चाहिए। अच्छा, HCF के लिए, LCM के लिए यदि जो प्रोसेस हम HCF में किए हैं उसको तो करना ही है, और साथ में कोई संख्या अगर 2 को संख्या में भी मिल जा रहा है तो उसको आपको मिला लेना है। जैसे 2 2 मिला है 2 गो में, तो इसको हम लोग मिला करके दोनों के बदले एगो लिखे हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा।
चलिए, तो आपसे चैप्टर 1 और 2 से 1.1 1.2 आपको जो 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एचसीएफ और एलसीएम का बात किया हुआ है, तो उससे यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे चौथे नंबर पर परिमेय संख्या का दशमलव रूप। यहां पर हम लिखते हैं परिमेय संख्या का दशमलव रूप। देखिए, शायद कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में मैट्रिक एग्जाम में दशमलव रूप नहीं आया है। इस साल भी पूरे गारंटी है कि दशमलव रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए, जैसे आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वह किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। और इसके बारे में एक और जानकारी है कि Q = नॉट 0 होता है ना जी। Q का मान 0 नहीं होता है फाइनली। अच्छा, परिमेय संख्या का दशमलव रूप दो तरह से होती है। एक होता है शांत अनावर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। दशमलव रूप, यहाँ पर रूप हम लिखेंगे तो दो होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। आप नोट करते चलिएगा, बहुत ही सटीक में आपको पूरे किताब हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें ये शुरुआत है। आप अभी से नोट्स करते चलिएगा ताकि जो भी डाउट होगा आपका खत्म होते जाएगा। और एक और बात, यदि आपके पास कोई ऐसे प्रश्न है जो डाउट है तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, और इसका निरूपण चाहे इसका रूप दो तरह से होता है, एक शांत में होता है, एक अशांत में होता है। अच्छा, और हम सबसे पहले आप लोगों को एक शांत के लिए शर्त बता देते हैं। शांत के लिए शर्त, यदि आप शांत के लिए शर्त जान जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अशांत का पहचान कर लीजिएगा। तो शांत के लिए ठेठ भाषा का प्रयोग कीजिएगा ताकि आपको अधिक दिन तक याद रहेगा और साथ ही आपको गलत होने की संभावना नहीं रहेगा। तो शांत के लिए शर्त है दू कितना हो। दू कितना हो, इसका मतलब दू के पावर m डाल दीजिए। m कह रहा है कि हम कितना भी रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि दू आ जाता है और पावर में उसका कुछ भी है तो वह शांत होगा। खूब गौर से सुनिएगा, यदि दू आ जाता है उसके पावर में कुछ भी है तो वह शांत होगा, निश्चित शांत होगा। मानते हैं कि दू नहीं आया, इसको थोड़ा देर के लिए इस पर से दिमाग हटाइए। यहाँ हम 5 लिखते हैं, इसके पावर में n डाल दीजिए। यदि सिर्फ 5 आया है और इसके पावर में भी कुछ भी रहेगा, ये भी शांत होगा। और यदि दोनों चलाए तब, अगर दू भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है, पावर में कुछ भी है, पावर आपका कुछ भी रह सकता है, और यदि 2 5 दोनों चल आएगा फिर भी शांत होगा। तो आपको अभी रट लेना है हमारे साथ। यदि 2 आएगा उसके पावर में है कुछ भी तो शांत है, 2 नहीं आया, 5 आया कुछ भी है उसके पावर में तभी भी शांत है, या फिर 2 और 5 दोनों चलाता है फिर भी शांत है। तो फाइनली शांत के लिए शर्त यही होती है 2 के पावर m और 5 के पावर m। यदि आप रट के जाइएगा कि 2 और 5 आएगा तभी शांत होगा, तो ये उतना सही नहीं है। तो शांत के लिए सिर्फ 2 आता है फिर भी शांत है, 5 आता है फिर भी शांत है, और दोनों आता है फिर भी शांत है। चलिए, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन है आपके किताब का 5वां नंबर, 5 नंबर हम अपना 5 नंबर बता रहे हैं, किताब में नंबर अलग हो सकता है। जैसे आपका कहेगा कि 6/15 का परिमेय संख्या इस रूप में होती है, P/Q है। इसका कहेगा प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 2 चीज जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 6/15 का
दशमलव प्रसार बताए तथा निकाले। दो चीजें आप बहुत सटीक में हम बता रहे हैं समय को देखते हुए। जैसे कोई भी परिमेय संख्या तो इस रूप में होती है p/q के रूप में। इसका दशमलव प्रसार पहले हम लिखे हैं बताए, उसके बाद लिखे हैं निकाले। तो किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है उसको आप बता सकते हैं। बताने का वही दुगो है कि अशांत होगा चाहे अशांत होगा, लेकिन निकालने के लिए प्रोसेस सिर्फ शांत का निकलता है। कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत होता है तो अभी उसका प्रसार आप निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 6/15 है, इसका दशमलव प्रसार आपको बताना भी है और निकालना भी है। तो इसका फाइनली बहुत ही सटीक जवाब है 6/15 है। मान लीजिए 6/15 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका बनाने का सबसे सरल तरीका आप क्या कीजिएगा, जो भी संख्या ऊपर में रहेगा या नीचे रहेगा दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिएगा। जैसे 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 कर सकते हैं, 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5 कर सकते हैं। जो कटने वाला होगा उसको निश्चित तौर पर आपको कटा देना है। 3 3 खत्म होगा, ऊपर बच गया आपका 2 और नीचे बच गया आपका 5। अब हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं, क्यू का मान नीचे का मान सिर्फ 2 में आना चाहिए या 5 में आना चाहिए या फिर दोनों में आना चाहिए। अब पावर कुछ भी रहे, हालांकि इसका पावर 1 है। तो देखिए फाइनली इसका रिजल्ट देखिए, नीचे खाली 5 आया हुआ है, सिर्फ 5 है। तो जब नीचे सिर्फ 5 है तो क्या होगा, शांत होगा। समझ में आए? तो इसका तो आप दशमलव प्रसार बता दिए कि यह शांत हो, और जब शांत होगा तो इसका प्रसार भी निकलेगा। तो इसका प्रसार निकालते हैं। प्रसार का मतलब होता है कि 6 में 15 से जब भागा दीजिएगा तो रिजल्ट कितना होगा, यही आपका प्रसार बनेगा। आइए इसको हम भागा देते हैं। लेकिन आपकी किताब में कहा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन के, यानी कि बिना भागा दिए हुए बताना है। तो जैसे हम 2/5 लिख लिए, बिना भागा दिए हुए बताना है कि यह शांत है, तो इसका प्रसार कितना होगा। तो फाइनली आपको बताते हैं, यदि बाटा के नीचे 5 है तो 2 अपना से लिखिए, और जितना पावर 5 के है उतना पावर 2 का होना चाहिए। तो हालांकि 5 के पावर में 1 है तो 2 के पावर में भी तो 1 के है। अच्छा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब रही बात, इसको फ्रेश लिखते हैं, 2/5 है, अपना से 2 लिख देंगे। 5 रहेगा तो अपना से 2, और 2 रहेगा तो अपना से 5। तो 5 था तो अपना से 2 लिख दिए। अब एक नया संख्या हो गया, इस नया संख्या को बाटा के ऊपर भेज दीजिए। जो भी संख्या आप नया बनाइएगा उसको बाटा के ऊपर भेजना है। अब हालांकि दोनों का पावर सेम है, एक पावर इसका भी है, एक पावर इसका भी है। तो इसमें गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब है 4 लिख दीजिए, नीचे 1 0 है, यानी कि 10 में 1 0 होता है। तो 1 0 है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 4 के बाद दशमलव डाल दीजिए, यहाँ पर 1 0 कर सकते हैं, 0.4। यही इसका प्रसार आप निकालिए। तो इसका ये क्वेश्चन था, इसका 2 का जवाब देना था, वो प्रसार बताना था और एक निकालना था। तब बताने वाला काम तो ये शांत हो गया और निकालने वाला काम ये 0.4 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा, और नेक्स्ट अध्याय का हम क्लास अगले वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे किताब का सिलेबस का जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है हम आपको आज से रेगुलर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।